हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वैक्सीन यानी कि टीका, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, और मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाना। ठीक है स्टूडेंट। आज तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण का शुद्धिकरण। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने विद्यालय की माली को अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए एक बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। स्टूडेंट, जो कि पहेली और बूझो हैं, वो उन्होंने अपने विद्यालय में चारों तरफ बगीचे के पत्तिये फूल और सब्जियों का कचरा एकत्रित करते हुए देखा, और उसको उन्होंने देखा कि उन्हें एक गड्ढे में डाल दिया गया है और कुछ समय बाद उसका विघटन हुआ तथा वह खाद यानी कि जैविक खाद में परिवर्तित हो चुका, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ है। कि स्टूडेंट, तो चलिए फिर रीडिंग आगे बढ़ते हैं हम। ये है क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी 2.5। दो गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। स्टूडेंट, आपको एक एक्टिविटी करनी है। घर पर दो गमले लेने हैं जिसमें ए और बी चिन्हित करना है। एक गमले में आपको फूल पत्ती सब्जी डालना है और दूसरे गमले बी में आपको पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल और खाली प्लास्टिक के सामान आदि डालना है और उन्हें रख देना है पैक करके। और 3-4 दिन बाद देखना है कि आपको उनमें क्या अंतर दिखता है और उनका परीक्षण करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ है? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। स्टूडेंट, जब आप ये एक्टिविटी देखेंगे करेंगे तो आप पाएंगे कि जो गमला ए था उसमें सब फूल पत्ती सब्जियों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन कर दिया गया है तथा वे खाद में परिवर्तित हो चुके हैं। और जो गमला बी था उसमें कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल इत्यादि का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं किया जा सका। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद
वे विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर दिया जाता है। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि हमारे वातावरण में कई प्रकार के मृत जीव जानवर पाए जाते हैं। तो आपने सोचा है कि वो कहाँ चली जाती हैं अचानक से? तो स्टूडेंट, उनको वो कहीं गायब नहीं होती, बल्कि हमारे पर्यावरण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको अपघटन कर देते हैं, और वो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते रहते हैं, और कुछ समय बाद वो जंतु हमारे वातावरण से विलुप्त हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। तो स्टूडेंट, पर्यावरण का शुद्धिकरण से आशा है कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे पर्यावरण को साफ रखने में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, इस टॉपिक में हमें यह बताया गया है। आइए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं अब हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े, एक चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। स्टूडेंट, हमारे पर्यावरण में कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम रोगाणु अथवा रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित यानी खराब कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो हम आगे देखते हैं कि ये सूक्ष्मजीव कैसे, किस प्रकार वस्तुओं को हानि पहुंचाती हैं और कैसे क्रिया करते हैं। अब हमको पढ़ना है स्टूडेंट, मनुष्यों में रोगकारक सूक्ष्मजीव। जिस प्रकार हमने ऊपर के टॉपिक में पढ़ा कि कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि पेड़ पौधों को और कुछ भोजन, कपड़े को आदि को दूषित कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी हानिकारक सूक्ष्मजीव प्रभावित करते हैं। आइए नेक्स्ट रीडिंग में यानी कि हम पढ़ने चलते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्मजीव है जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं और मनुष्यों में बीमारी उत्पादन करते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी, जुकाम, चिकनपॉक्स एवं क्षय रोग। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मनुष्य में भी कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो खाना एवं जल और भोजन और श्वास द्वारा प्रवेश करते हैं और मनुष्य को एवं जंतु को प्रभावित करते हैं। और इनमें ही जैसे ही मनुष्य के शरीर में इन सूक्ष्म जीवों का संचरण होता है तो मनुष्य कई रोगों से प्रभावित हो जाता है, और उसमें कई प्रकार के संचरणीय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। संचरणीय रोग यानी संक्रमणशील रोग वह होते हैं जो एक व्यक्ति से वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा एक दूसरे में आसानी से फैल जाते हैं, जैसे कि इस
पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं संक्रमणीय रोग के, जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग etc। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। भय यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। स्टूडेंट, आपको पता होगा जब कोई व्यक्ति को जुकाम यानी सर्दी हो जाती है तब वह छींकता है तो उसके नाक द्वारा कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं जिन्हें हम ड्रॉपलेट कहते हैं। उनमें कई प्रकार के हजारों वायरस पाए जाते हैं जो कि वायु में आ जाते हैं और वायु द्वारा अन्य व्यक्ति की सांस की प्रक्रिया के दौरान शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वह बीमारी यानी रोग अन्य व्यक्ति को भी हो जाती है, जो कि संचरणीय प्रक्रिया है। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, सोचना है कि अब ऐसे जो संचरणीय रोग हैं हम उनको किस प्रकार फैलने से रोकें। तो आपको क्या करना चाहिए, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रूमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। तो जो संचरणीय यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग होते हैं उनसे बचने के लिए हमें अपने नाक और मुंह पर छींकते समय रूमाल रखना चाहिए और हो सके तो संक्रमण व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि 2019-20 में हमारे इधर विश्वव्यापी कोरोना का प्रभाव देखने को मिला, जो कि एक संक्रमणशील रोग था जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। ओके स्टूडेंट, तो कोरोना भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। आइए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के रोग कारक का भाग करते हैं, यानी हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे सूक्ष्म मतलब जीव जंतु कीट पतंग होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपने अपने एनवायरनमेंट में देखा होगा कि जो घरेलू मक्खी होती है वो कहीं भी जगह गंदगी में बैठ जाती है और फिर अन्य जगह आती है, तो उससे जो बीमारी वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं। तो वह कीट पतंग जो कि जिनके माध्यम से सूक्ष्म जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें सूक्ष्म जीवों का वाहक कहा जाता है। स्टूडेंट, मक्खी इसका एक उदाहरण है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव हो। जो व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसको बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचाना चाहिए। मादा एनाफ्लूएंजा चित्र 2.8 में मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू का वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, आपको ये बताना है। स्टूडेंट, जैसे कुछ कीड़े होते हैं जो भी और मच्छर भी सूक्ष्म जीव का वाहक का कार्य करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये है मादा एनाफ्लिस मच्छर जो कि मादा एडिस मच्छर डेंगू का वायरस का वाहक होता है। जो मादा एडिस मच्छर होता है वो डेंगू का होता है और मादा एनाफ्लिस मच्छर मलेरिया का वाहक होता है।
ओके स्टूडेंट, तो मलेरिया बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलती है, जो कि प्लाज्मोडियम का वाहक प्लाज्मोडियम ग्रुप का सूक्ष्म जीव है। चित्र 2.8 में ये रहा मादा एनाफिलीज मच्छर, इससे मलेरिया फैलता है और आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आपके इधर नगर पालिका वाले भी कुछ दवाइयाँ छिड़कनी आती होंगी और पानी को खुला छोड़ने से मना करते होंगे, पुराना समय का पानी खाली करने को बोलते होंगे। वो इसलिए बोलते हैं कि जो मलेरिया का मच्छर होता है वो पानी गंदे पानी में पनपता है, पानी की सतह पे पनपता है, इसलिए वो पानी को खाली करने या पानी की सतह पे कुछ ऑयल डालने के लिए भी बोलते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टाइलों, फूलदानों इत्यादि में कहीं कभी भी जल को एकत्रित न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि मच्छर द्वारा कैसे पनपते हैं, मच्छर वो पानी में पनपते हैं, तो आपको ऐसे उपाय ढूंढने जिनसे पानी इकट्ठा ना हो और ध्यान रखना है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। तो स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी जंतुओं में रोगकारक जीवाणु और मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग और जंतुओं में रोगकारक जीवाणु, ये दो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट, और आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिकैप करवाते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण पढ़ा हमने, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव द्वारा पढ़ा, और मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है ये हमने पढ़ा। और स्टूडेंट, आज डेट है, आज कौन सी डेट है आपको याद है? आज है 25 अप्रैल। तो स्टूडेंट, आपके लिए 25 अप्रैल के लिए 5 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है, मलेरिया दिवस। तो ये होगी आज की क्लास मलेरिया डे स्पेशल मादा एनाफिलीज मच्छर। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें स्टूडेंट। Thanks for watching class.